हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम रजत शुक्ला। एज यू ऑल नो दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल 2025, क्योंकि मेरा सीजीएल 2024 नहीं क्लियर हो पाया है। प्री क्लियर हो गया था बट मेंस क्लियर नहीं हो पाया। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल ग्रो विद रजत में जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वाई एंड हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर सीजीएल 2025। ये मेरा मेथड है और पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीजीएल 2025 है क्या। एसएससी सीजीएल 2025 यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। तो व्हाट इज एसएससीजीएल? एसएससीजीएल एक फर्म है जो कि पेपर कराती है, जिसके थ्रू कई सारे डिपार्टमेंट में हमें जॉब मिलती है। विच स्टाफ ग्रुप सी होता है, जिसके में सैलरी होती है 45 से 50 हज़ार के बीच में। इसके अंदर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप डिविजनल अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप टैक्स असिस्टेंट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में आप जा सकते हैं। ग्रुप बी होते हैं जब सैलरी ऑलमोस्ट 65 to 75,000 के अप्रॉक्स होती है, जिसमें एएसओ होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, एईओ इन ईडी होता है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, सीबीआई इंस्पेक्टर होता है, आप इसमें भी जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है भाई, इसमें हमको ये जॉब मिलेंगी, ये चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे आपको पता होगा कि 8th पे लागू होने वाला है, तो सैलरी में काफ़ी अच्छा खासा बूस्टअप देने मिल रहा है। अब भाई कुछ लोग तो बता रहे हैं 1.5 लाख के अप्रॉक्स सैलरी चलेगी, मुझे नहीं पता कितनी आएगी। बट हाँ, जो 4600 ग्रेड पे वाली जितनी भी जॉब्स हैं उनकी सैलरी मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 1 लाख तो पार कर ही जानी चाहिए। तो ये अच्छा खासा अपने लिए मोटिवेशन है कि हम लोग की जो पहली इन हैंड सैलरी होगी वो 1 लाख के अप्रॉक्स चली आएगी। तो ये एक अच्छा खासा मोटिवेशन है। इस पर भी आप देख करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम कब कैसे क्या होगा, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इधर पर कैलेंडर आ रहा है। तो एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, और कैलेंडर जारी करने के हिसाब से अगर हम देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम अपना जून जुलाई में अप्रॉक्स होना होना चाहिए। और एग्ज़ाम हर साल ही होता है, मतलब हर साल होता है। एसएससी के अंडर काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं, लाइक एमटीएस सीएचएसएल ट्रांसलेटर होता है, जीडी का होता है, जीडी में जो फोर्सेस वगैरह होती है, मेरे फ्रेंड का भी हुआ भी है। सीपी हो गए, दिल्ली पुलिस के लिए आप जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। जैसे अगर मतलब ये देखेंगे हाँ ठीक है, अब तो सीजीएल जैसे से होता है, तो इस बार कब होना है। जैसे अब हम लोग आज डेट है 6 Feb 2025। तो अगर हम लोग इस बार का अगर सीजीएल की अगर बात करते हैं, तो इस बार का सीजीएल जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जून जुलाई में होना है। इसका नोटिफिकेशन अपने पास आएगा अप्रैल 2025 में। टीयर 1 का एग्जाम अपना होगा जून जुलाई 2025 में। टीयर 2 का एग्जाम अक्टूबर के अप्रॉक्स हो जाना चाहिए, मेरा जो अनुमान है। ये कोई डेट नहीं है या कि एसएससी ने कुछ भी जारी नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ मेरा एक अनुमान है। और रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एसएससी जिस हिसाब से इस टाइम पर पे बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट काम कर रही है, उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट भी इस बार दिसंबर जनवरी 2025 तक आ जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी इसमें बहुत तगड़ा काम कर रही है, बहुत तेज एसएससी जा रही है। ठीक है। और फिर अगर मैं आपसे अगर बात करता हूँ कि अगर आपने ये जो मतलब आपने हमने वेरी ऑब्वियस मैं भी अभी यहीं पर पे हूँ, तो अगर हम सब लोगों ने मिल करके अगर अच्छे से मेहनत करी, अच्छा सब कुछ किया, तो अगले साल तक की फरवरी मार्च 2026 तक की अपना अपॉइंटमेंट लेटर अपने हाथ में होगा, एक अच्छी जॉब भी अपने हाथ में होगी, जिसके वजह से हम लोग काफ़ी सही सही हो सकता है। मतलब आप ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, लाइक मेरा है कि मुझे कार खरीदनी है, आपका अपना होगा फैमिली सपोर्ट करना, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो जो भी आपका होगा वो आपका होगा, तो भाई आप एक बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कुछ आप कर सकते हो, सारी चीज़ें सही आपकी हो सकती हैं, बहुत अच्छा अच्छा हो सकता है। अगर बात करते हैं वैकेंसी, तो वैकेंसी तो इस समय एसएससी में बहुत भर भर के आ रही है। मतलब मुझे एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है, लेकिन 2022 में अप्रॉक्स मतलब 35,000 के ऊपर आ गई थी। ठीक है। अभी 2024 में 17,727 पहले थी, फिर बढ़ करके 18,000 समथिंग हो गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे जो पहले बच्चे सिलेक्टेड थे उन्होंने पेपर दिया था। तो एसएससी में क्या होता है कि एसएससी में वो वाला सीन नहीं होता, लाइक बैंक वाला, कि अगर भाई किसी ने जॉब ज्वाइन नहीं करी तो हम लोग वेटिंग पीरियड रखते हैं, बच्चों को ज्वाइन कर देते हैं। वो चीज़ नहीं होता, मतलब एसएससी फिर वो चीज़ खाली छोड़ देती है। तो इस बार अगर काफ़ी, मेरा ऐसा मानना है, काफ़ी सारे बच्चे हो सकता है जो पहले सिलेक्टेड होंगे, उनको उनकी मनचाही पोस्ट नहीं मिली, मनचाही लोकेशन नहीं मिली ज्वाइनिंग की, तो वो छोड़ देंगे। तो 2025 में वो एड ऑन होकर के आ जाएगी। तो हो सकता है, मेरा ऐसा अनुमान है कि हो सकता है कि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थोड़ी आ जाए, जो कि मेरे लिए बेनिफिशियरी रहेगी, आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। लेकिन ठीक है, जितनी वैकेंसी आएंगी फिर भी कुछ नहीं, अगर 7-8 हज़ार तो आ ही जाएगी। ये तो बात होगी कि एसएससी क्या है, एसएससी पेपर कौन कौन से कराते हैं और एसएससी में कैसे क्या होता है। अब बात करते हैं, आज हम लोग मेनली आज हम लोग सीजीएल की बात करें, जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, जिसकी प्रिपरेशन मैं भी कर रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग भी कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी बच्चा एसएससी की फील्ड में प्रिपरेशन करने आता है वो मोस्टली या तो सीजीएल प्रिपरेशन करता है, या सीपीओ की, या फिर जीडी की, या फिर स्टेनो का भी पेपर होता है। बट मैं तो उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें अलग लैंग्वेज होती है, सीखनी पड़ती है। तो अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। तो पहले टीयर 1 की बात कर लेते हैं। टीयर 1 में अपने पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस।
चारों के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के। ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो 25-25 के हिसाब से 2-2 मार्क्स क्वेश्चन 50-50 के चारों हो जाते हैं, तो टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, जिसके लिए हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है। बात करते हैं कि टियर 1 क्वालिफाई करने के लिए हमारा टारगेटेड स्कोर कितना हो चाहिए। मतलब जैसे कि इस बार की कट ऑफ जैसे कि आप लोग देखी होगी कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई थी, तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। सारे टीचर ने एक्सपेक्ट यही करा था कि 130-135 के अप्रॉक्स ही रहेगी, लेकिन कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली। तो इस हिसाब से जो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं तो मतलब अच्छा खासा स्कोर रहना चाहिए आपको। मतलब मेरे अकॉर्डिंग 150 के अगर आप ऊपर अगर आप खेल रहे हैं तो आप सेफ स्कोर खेल रहे हैं। मेरे सबसे अगर आपका मॉक में अगर मैं स्कोर अगर बात करूं तो मॉक में भी स्कोर 160-165 के बीच में रहना चाहिए, इससे ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि भाई कुछ अंदाजा नहीं है कौन पेपर दे रहा है। ऐसे ऐसे मास्टर लड़के बैठे हैं, लाइक मेरे जान पहचान में लड़का है, इतना कठिन कठिन पेपर आता है, लेकिन वो भाई पूरे में पूरे फिर भी कर देता है। मैथ के, रीजनिंग पूरे पूरे कर देता है, इंग्लिश ऑलमोस्ट पूरे पूरे टच कर लेता है। तो एक से एक मास्टर लड़के बैठे हैं, तो हम लोग को स्कोर तो अपना काफ़ी ज़्यादा हाई अपने को रखना ही पड़ेगा, मतलब सोचना ही पड़ेगा, उसके नीचे अपन नहीं सोच सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टारगेटेड स्कोर मैं रख रहा हूँ इस बार खुद के लिए, वो मॉक में 165 प्लस रख रहा हूँ, और रियल एग्जाम में मैं अपना 155 के अप्रॉक्स ही रख रहा हूँ कि भाई ठीक है इतने के ऊपर रखते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या कैसा क्या होता है। और अगर देखिए हम अगर आपसे बात करते हैं तो जैसे आप मॉक हिसाब देते हैं, तो मॉक में आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड नहीं होना है। मॉक में क्या होता है, मॉक में इसको धीरे 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 करके बूस्टअप होता है। लाइक पहले मेरा भाई जब मैंने पहली बार दिया था तो मुझे याद है शायद मेरे कितने नंबर ऐसे आए थे, 72 या 73 के अप्रॉक्स आए थे, बस इतने ही मेरे मार्क्स आए थे। फिर धीरे धीरे बढ़े, 80-90 पहुँचे, फिर 100 हुए, 102 हुए, 104 आते थे मेरे, 111 थे, 113 नंबर आते थे, फिर धीरे धीरे 120-130 तक पहुँचने लगे। अभी मेरा स्कोर 130 के अप्रॉक्स ही रहता है, क्योंकि मेरी जीएस अभी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है। मैं जीएस में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसमें शादी वादी घर पर पे है, सॉरी दोस्त की भाई शादी वादी है, तो उस पर मैं इसमें बिजी हूँ तो काफ़ी ज़्यादा। मुझे अभी मैं फरुखाबाद गया, फिर बरेली गया, फिर मैं बनारस गया, अभी मुझे इटावा कल मुझे निकलना है। 10 तारीख के बाद ही अपनी पढ़ाई सही से हो पाएगी। बट हाँ, मेरा ये टारगेट है कि लाइक मैं अप्रैल मई के अप्रॉक्स मैं अपना स्कोर 160 के अप्रॉक्स पहुंचा दूंगा, और मुझे यकीन है कि पहुंच जाएगा, क्योंकि स्कोर में अचानक से बूस्ट अप आता है। मतलब लाइक आप ऐसे 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 चलोगे और सडन आप यहाँ पहुंचोगे, फिर आप यहाँ चलोगे, फिर आप ऊपर उठोगे। तो ये चीज़ होती है। आप मतलब अच्छा आप लोग ये नहीं सोचते मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, क्योंकि हाँ मेरे सामने सब कुछ नोट डाउन, मेरे सामने सब कुछ रहता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये नहीं लिखा हुआ है, ये तो मैं आप देख रहे हैं मैं कैमरे सामने बोल रहा हूँ, लेकिन जो कंटेंट है ना वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं वो ऐसा मतलब अगर आपको लगता हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं थोड़ा अगली बार थोड़ा ध्यान थोड़ा जरूर दूंगा। वो बचपन से ही थोड़ा मेरा हैबिचुअल रहा है कि मैं थोड़ा बहुत जल्दी ले चीज़ों को बोलता हूँ, कुछ लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आए, तो मैं अगली बार और ज़्यादा मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ कि मेरा मेंस का पेपर कैसे क्या हुआ था। लाइक मैं यहीं पर पे श्याम नगर में पेपर था मेरा, एमडी इन्फोटेक में। तो मैं घर से सुबह 7 बजे के अप्रॉक्स निकल गया, 7:30 में वहाँ पहुँच गया था, 8:30 पर पे गेट क्लोज हो गया था, मैं एंट्री कर लिया था। फिर वहाँ पर सब कुछ जैसे जो टियर 1 में जैसे होता है सारा सेम वही प्रोसीजर होता है। तो सब सीट मिली, सीट में जाकर के बैठे। तो क्या हुआ क्या कि 9 बजे मैथ का पेपर चालू हुआ, पहला वाला मॉड्यूल चालू हुआ। तो उसमें क्या होता है कि मैथ के क्वेश्चन आते हैं, फिर रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसके तीनों के 3-3 नंबर के, दोनों 3-3 नंबर के होते हैं। तो टोटल कितने 90 का मैथ हो गया और 90 की रीजनिंग हो गई, ठीक है। तो फिर इसके लिए 1 घंटा आपको समय मिलता है। मैंने क्या किया था कि मैंने रीजनिंग वाला मेरा 18 मिनट में ही हो गया था, और मैथ वाला कंप्लीट करने के बाद मेरा टोटल मेरे पास 9 मिनट बच गए थे। तो मैं भी ये कहूँगा कि हाँ ठीक है, उसी हिसाब से आपको भी उस हिसाब से ले चलना है, उस हिसाब से आपको करना है। होगा क्या है कि जैसे ही 1 घंटा ये मैथ और रीजनिंग टाइम खत्म होगा, तुरंत ही इंग्लिश और जीएस वाला चालू हो जाएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के 27 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये हो जाएगा 45-27, अपने पास हो जाएंगे 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि 210 नंबर के हो जाएंगे। टोटल पूरा पेपर 390 नंबर का होता है, मेरिट इसमें ही बनती है। इसके अलावा अपने पास कंप्यूटर भी होता है, जैसे ही इंग्लिश और जीएस वाला जैसे ही खत्म होगा तुरंत ही कंप्यूटर चालू हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए आपको मेरे हिसाब से शायद 15 मिनट मिलते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और ये क्वालिफाइंग होता है। मतलब इसका हर बार लगाया जाता है। इसकी आप मतलब अगर आप एक्सपेक्टेड अगर आप सोच रहे हैं, तो आप अगर आपने 40 नंबर का अगर आपने कंप्यूटर कर लिया तो आप बिल्कुल ही सेफ हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। फिर अगर मैं बात करूँ कि टारगेटेड मार्क्स और टाइम की, तो अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स के लिए, जैसे मैथ्स के लिए आपको 85 प्लस नंबर का आपको मतलब लेना ही पड़ेगा। या तो आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, या फिर 1 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, 1 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा मत, इससे ज़्यादा करिए, क्योंकि फिर ओवरऑल स्कोर में फिर दिक्कत हो सकती है। सेम एज रीजनिंग, 1 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 1 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, या 2 छोड़ सकते हैं, या मैक्सिमम 2 गलत कर सकते हैं। इसके ऊपर आप मत करिएगा। मुझसे गलतियाँ इस बार टियर 2 में हुई हैं, तो मैं वही सब जानता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपसे। इंग्लिश में जैसे आपकी 120 प्लस आप रखिए 135 में से, क्योंकि मेरे तो इस बार 111 ही थे, तो वही है कि फिर दिक्कत हो जाती है ओवरऑल। और जीएस में
हाँ, मैं जानता हूँ कि कठिन है स्कोर, लेकिन हाँ 40 से 50 के बीच में रखना, अगर आप इसके ऊपर आप कर सकते हैं तो वेरी गुड। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे बताया ना कि पहले मैं तो रीजनिंग वाला हुआ, तुरंत ही इसके बाद इंग्लिश जीएस वाला हुआ, तुरंत ही इसके बाद कंप्यूटर वाला हुआ। ये आपको 2 घंटा 15 मिनट का पूरा पेपर हुआ, इसके बाद खत्म। इसके बाद जैसे आपकी एग्जिट जैसे कराया जाता है, सेम उसी प्रोसेस टीयर 1 में एग्जिट कराते हैं, सेम उसी प्रोसेस आपको एग्जिट कराएंगे। आप बाहर निकले। अब जैसे मुझे ऑलमोस्ट 12:15 के अप्रॉक्स मुझे बाहर निकाल दिया था। फिर इसके बाद ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास फिर से एंट्री हुई, सेम उसी प्रोसेस से पूरी एंट्री होगी, सेम सब कुछ सेम होगा, सेम आपको। लेकिन वही सेम सीट में आप नहीं बैठेंगे, जिस सेम सीट में आप पहले बैठे थे उस सेम सीट में आप दोबारा नहीं बैठेंगे, आप दूसरी कोई सीट आपको अलॉट हो जाएगी, उस पर बैठेंगे जा करके। फिर उस पर सेम पूरा प्रोसेस लगा, आपको सब कुछ वैसे कागज वगैरह भरना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल जो पेपर होता है सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि 10 मिनट की मॉक टाइपिंग होती है, लाइक उसमें आपको ये चेक करना होता है कि आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका माउस सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, सब कुछ सही से मतलब चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर आप उसमें आपको दिक्कत होती है तो आप जो लोग वहाँ पर पे होंगे आप उन्हें बुला सकते हैं कि हाँ भाई आ जाओ, मेरा एक सही से काम नहीं कर रहा, आप इसको चेंज कर दीजिए अगर। फिर रियल टाइपिंग चालू होती है, जिस पर पे 27-28 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, बट आप 30 वर्ड पर मिनट आप लेकर चलिए तो आप सेफ साइड रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप जो घर पर टाइपिंग करते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट जाकर टाइपिंग करते हैं, तो आपकी स्पीड मेरे अकॉर्डिंग 40 वर्ड्स पर मिनट होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि वहाँ आप जो यहाँ कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, सेम कीबोर्ड तो आपको वहाँ मिलने नहीं वाला। क्योंकि कई सारे कीबोर्ड मैंने देखा है कि उसमें बटनें थोड़ी पास पास होती है, किसी में दूर दूर होती है, तो वो भी आपको थोड़ा डिफरेंट थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी क्या, एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो यहाँ पर मेरे पास कीबोर्ड है वो तो बड़े कंपनी वाले हैं, उनके हैं उनकी कंपनी वाले, इतना तो यूज़ हो चुके हैं घिस गए हैं बिल्कुल, बटनें बहुत टाइट टाइट दबती हैं। तो आपको वो चीज़ आपको दिक्कत वहाँ पर वो चीज़ आपको करेगी ही करेगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर जाएगी। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 40 वर्ड्स पर मिनट की आप लेकर चलें। फिर मैं सुबह 7:30 बजे गया था और वहाँ से मैं अप्रॉक्स 3 बजे के आसपास बाहर निकल कर फ्री हो पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, एक ही शिफ्ट होती है, एक दिन में एक ही शिफ्ट होती है। लाइक इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी तो इस बार 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, 3 दिन पेपर हुआ था, 18, 19, 20। पिछली बार एक ही दिन पेपर हुआ था। तो आप जान सकते हैं CHSL का पेपर भी एक ही दिन हुआ था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वाई SSC, मतलब SSC ही क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ SSC कैसे रेपुटेड जॉब है। लाइक मेरे बुआ के भैया लोग हैं, तो वो क्या है कि मतलब बुआ के लड़के मेरे भैया लोग हैं, तो वो लोग SSC से एक वो हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं मुंबई में, एक भैया ऑडिटर हैं, दीदी ऑडिटर हैं, एक दूसरी बुआ है उनके भैया ऑडिटर हैं, एक बड़ी बुआ हैं उनके डबल ए हुए उनके लड़के। तो वही है ना कि ये बहुत ज़्यादा रेपुटेड जॉब है। लाइक मेरी फैमिली में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनकी केयर करते हैं। तो ये चीज़ है, तो अच्छी खासी सैलरी भी है। लाइक मेरा ड्रीम है कार खरीदने का, तो उनके पास 2-2 3-3 कारें हैं। तो यही सब देख करके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे भी शायद SSC की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। और SSC का क्या है ना कि आपको कभी भी ज़िंदगी में रोटी पानी की कमी नहीं हो पाएगी और अच्छी खासी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। अच्छा खासा आप सबको आपका चलता रहेगा, बहुत सही आपका सब कुछ चलता रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लाइक 1 लाख के ऊपर सैलरी हो जाएगी, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा और क्या इससे ज़्यादा चाहिए। और अगर बात करूँ कि आपको इसके लिए सोर्सेज आपको क्या क्या फॉलो करनी, लाइक बुक्स आपको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए, तो जो मैथ के लिए जो मैंने पर्सनली क्या किया है कि मैं कानपुर से यहाँ पर अर्थ अकेडमी है, तो वहाँ से मैंने ऑफलाइन उनका पूरा बैच पढ़ा हुआ है, उनकी सारी बुक्स थी वो मैंने पढ़ी हुई है। फिर गगन प्रताप सर की मैंने ये वाली बुक से 8,000 वाली बुक से पूरी बुक मैंने कंप्लीट कर रखी है, इसकी पूरी मैंने प्रैक्टिस करी थी। फिर इसका अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं तरुण ग्रोवर सर से पढ़ रहा हूँ। तरुण ग्रोवर सर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ये हर चैप्टर की आपको यहाँ साइड बाय साइड आपको दिखती भी जा रही होंगी, जैसे मैंने हर चैप्टर में कंप्लीट कर रहा हूँ। लाइक अभी बहुत सारे मैंने कंप्लीट नहीं भी करे हैं और बहुत सारे कर भी लिए हैं, तो वही चीज़ अभी चल रही है। और लाइक कॉम्प्रिहेंशन भी मैं उनसे ही पढ़ रहा हूँ। और वोकेबलरी की अगर मैं बात करूँ तो वोकेबलरी के लिए ये 3 बुकें हैं समुद्र मंथन और इन वाले सर की और ब्लैक बुक। मैंने तीनों थोड़ी करके पढ़ के देखी, लेकिन मुझे सबसे सही यही वाली बुक लगी, ब्लैक बुक, क्योंकि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुका हूँ और मैं अप्रॉक्स 1000 के ऊपर वोकेबलरी याद कर चुका हूँ, 500 के अप्रॉक्स ईडियम फ्रेजेस याद कर चुका हूँ। तो मुझे यही ही बुक सबसे ज़्यादा पसंद है। बाकी आपकी प्रेफरेंस है, आप क्या पढ़ते हैं, कैसे क्या पढ़ते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष वासने सर को फॉलो किया है, इनकी यूट्यूब पर पे पूरी फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैंने उसी को पूरा फॉलो किया हुआ है और इनकी ही मैंने प्रैक्टिस भी करी हुई है। और मैंने सीजल मेंस का बैच लिया था, तो उस पर पे भी मैंने इनके ही पूरे PDF पूरे सॉल्व कर डाले हैं और सब कुछ मैंने इनका ही सॉल्व किया है। अगर बात करते हैं तो GS की, तो GS के लिए मैं परमार सर का GK बैच 3.0 फॉलो कर रहा हूँ और मैंने इनकी ये वाली बुक भी खरीद रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। क्लास नोट्स हैं तो वो अच्छा खासा उससे हो रहा है, सही चल रहा है। और अगर आप बात करते हैं कि भैया आपने बाकी सब कुछ समझा दिया, अब मेन बात मुद्दे पे आओ, भैया पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए जो मेरा पर्सनल है, मैं जितना पढ़ चुका मैं उससे बता रहा हूँ आपको कि लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे अभी इतने चैप्टर बचे हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई, किस्तें हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, पॉलीगन हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, मिक्सचर हो गया। बाकी सारे चैप्टर्स मैं पहले पढ़ चुका हूँ।
जितनी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई उसी स्ट्रैटेजी से मैं पहले पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स मेरे पहले से बचे हुए हैं। तो अगर मैं इनके लिए बात करूँ कि लाइक मैं अगर हर चैप्टर को अगर 7 दिन भी देता हूँ ना, तब भी मेरे 49 दिन में हो जाएंगे। लाइक मैं 50 दिन में मान लेता हूँ, लेकिन मैं पहले इंपॉर्टेंट है मेरे लिए रिवीजन करना, तो पहले मैं रिवीजन ही करूँगा। लाइक 7 दिन में पहले रिवीजन ही करूँगा। और ये चीज़ 10 तारीख के बाद चालू हो पाई, क्योंकि ये बताया नहीं 10 तारीख तक मैं शादी का दिन थोड़ा सा बिजी हूँ। तो ऑलमोस्ट आफ्टर 60 दिन के बाद पूरा मैथ्स का खात्मा हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहीं सब कुछ निपट जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं डेली 1 से 2 लेकर के मैं सेक्शनल मॉक दूंगा और उनका बहुत गहरा बहुत डीप एनालिसिस करूंगा। लाइक मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मॉक भाई साहब 2 लाख मॉक दे आओ, करोड़ों मॉक दे लो, जितने मॉक है सारे मॉक खत्म कर लो। अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सब पतन हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। मैंने मतलब मेरे मैथ में थोड़ी ठीक ठाक स्कोर आया था, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मैंने मॉक ऑलमोस्ट 400 के अप्रॉक्स में मॉक दे चुका हूँ, ठीक है। और उसका बहुत डीप एनालिसिस मैं करता हूँ कि हाँ भाई ये पढ़ने लायक है, ये पढ़ने लायक नहीं है, इसको ज़्यादा पढ़ने लायक है, इसको और ज़्यादा टाइम देने लायक है। तो ये चीज़ रहती है। तो इसलिए मैथ में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मैथ के लिए मैंने सिर्फ अर्थ अकेडमी से मैं पढ़ा हूँ और सिर्फ मैंने ये वाली बुक फॉलो करी। और इसके बाद मैंने सिर्फ डेली मॉक दिया है, डेली 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 सिर्फ सेक्शनल मॉक देता हूँ। कहीं से भी आप दे सकते हो, ठीक है, कहीं से, क्योंकि प्रीवियस ईयर सबके ही सेम है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक दो, इररिलेवेंट मॉक्स मत दो, क्योंकि होगा जाएगा कुछ नहीं, खुद बेफालतू में खुद को डिमोटिवेट कर लोगे और कुछ नहीं होगा। और मैं सही बता रहा हूँ, एसएससी की जर्नी एक लंबी जर्नी होती है, इसमें खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप खुद को मोटिवेटेड नहीं रख रहे हो, सब बर्बाद होगा, धीरे 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 करके दिखेगा, सब बर्बाद होगा। इसलिए मोटिवेटेड खुद को रखो, बढ़ते रहो। आप लोग यहाँ पर होगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाओगे, धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस होगी, बट होगी ज़रूर। मैं कह रहा होगी ज़रूर, बट हाँ, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, स्लो प्रोग्रेस होगी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग में मेरे पास वही बताया ना कि मैं पहले से पढ़ रखा हूँ। और मैंने क्या करा था मैंने पीयूष वार्षण सर का मेंस का बैच मैंने ले लिया था ये 2024 के लिए। तो उसकी मैंने काफ़ी लेक्चर्स मैंने ले लिया है। सिर्फ मेरे पास सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल हो गया, वेन डायग्राम हो गया, काउंटिंग फिगर्स हो गया। टोटल 22 लेक्चर है, तो मेरे अकॉर्डिंग 22 दिन ही लगने चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानता हूँ इस बात को कि देखिए, अगर महीने में अपने पास 30 दिन है, 30 के 30 दिन नहीं पढ़ा सकता है भाई। 5 दिन कुछ ऐसे होंगे कि जो अपने उस पर नहीं हो सकते भाई। हम लोगों को कंट्रोलेबल्स नहीं है, हम लोगों के उसमें नहीं कंट्रोल कर सकते। जैसे लाइक आज ही एक रिलेटिव है, उनकी दादी एक्सपायर हो गई है अभी। मेरे एक रिलेटिव है, अभी उनकी दादी एक्सपायर हो गई है। अभी बज रहा है रात के 11:30। अभी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगा, फिर रात में अप्रॉक्स 1 बजे मैं उनके यहाँ जाऊँगा। और फिर कल सुबह मुझे इटावा निकलना है, वो भी बाइक से। मेरे घर से इटावा होगा 120-30 किलोमीटर है। तो ठीक है, कुछ इनकंट्रोलेबल्स हैं, नहीं हो सकता उनको, हम लोग नहीं उनको संभाल सकते हैं, तो वो दिन तो मिस होंगे ही होंगे। तो मैं 10 तारीख के बाद से पढ़ाई चालू करूँगा। तो लाइक रीजनिंग में मेरे पास 22 लेक्चर हो गए, 22 दिन में अप्रॉक्स अपन इसको समेट देंगे, हर हाल में समेट देंगे। और फिर अपने पास देखिए, जैसे कुछ ये चैप्टर्स भी हैं, तो इनके क्या है कि पीयूष वार्षण सर ने इनकी प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ डाल रखे हैं। लाइक आपको इस तरफ आपको दिख भी रहा होगा कि पीडीएफ पड़े हुए हैं। तो मैं क्या कर रहा कि जो मुझे रिलेवेंट लगेगा वो सारे मैं लगा लूंगा। ये टोटल मिला करके 2197 क्वेश्चन हैं। अगर मैं 50 क्वेश्चन भी डेली करता हूँ ना, तब भी 45 दिन में निपट जाएगा भाई, सब खत्म हो जाएगा। ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा, बहुत से चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो लाइक 22 दिन इधर के हो गए, ठीक है, 45 दिन उधर के हो गए, मिलाकर 67 दिन हो गए। मैं कह रहा भाई 70 दिन हो गए, मैं कह रहा 75 दिन हो गए। 75 दिन के बाद रीजनिंग खत्म, खल्लास, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं डेली 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 एनालॉगी पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा आज भी क्या सीन है, सारे क्वेश्चंस मेरे हो जाते हैं, बस एनालॉगी में फंस जाता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एनालॉगी में मेरे साथ कोई अंत भी नहीं है भाई, कुछ भी आता है, ये कुछ भी आ रहा है, तो मेरे से नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, इन 75 दिनों के बाद मैं डेली 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 सिर्फ एनालॉगी ही पढ़ूंगा। मेरे हिसाब से आज के सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आप वो एग्जैक्ट दिन मैं नहीं बता रहा कि हाँ एग्जैक्ट इतने दिन बचे हुए हैं ना, 100 दिन बचे हैं भाई। क्योंकि अनकंट्रोलेबल्स आएंगे, आप फंसोगे, सब छोड़ोगे, मेरे साथ वही होगा, मैं फंसूंगा, मैं छोड़ूंगा। 100 दिन ही बचे हुए हैं, तो 75 दिन है, 25 दिन एनालॉगी में बाद में पढ़ूंगा। लेकिन और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, डेली 1 से 2 सेक्शनल मॉक। अब गहरा एनालिसिस, गहरा एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो क्वेश्चन नहीं कर पाया आप उसको देख रहे हो, आपको वो क्वेश्चंस भी देखने जो आपने कर लिए हैं, लैब में टाइम ज़्यादा ले लिया है, तो आपको वो क्वेश्चंस भी आपको देखने टाइम टू टाइम। तो ये चीज़ करने के बाद मैं फिर ये चीज़ करूंगा, ठीक है। अब बारी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरा क्या है, मेरा बहुत दर्द रहा है, क्योंकि मैं रहा हूँ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से। आप में से भी कई सारे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि भाई इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाई नहीं हम लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाई, क्या दुश्मनी थी, क्या कैसा था कि हम ही नहीं पढ़ पाए, या क्या था हमें नहीं पता, ठीक है। तो फिर अब जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ, तो इंग्लिश मैंने काफ़ी, जैसे मैं भटका हूँ, बहुत भटका हूँ इंग्लिश के लिए, मैं बहुत भटका हूँ। लेकिन एट द एंड अब मुझे बहुत सही टीचर मिले, जो कि हैं हमारे प्यारे तरुण ग्रोवर सर, ठीक है। तो उनसे मैंने क्या करा, उनसे मैंने वॉइस पढ़ी, और भाई
मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं पहले वॉइस बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। मैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, मैं पर्सनल चीज़ में बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं वॉइस नहीं कर पाता था, मैंने पूरी पिनाकल कंप्लीट कर दी सिर्फ 2 या 3 गलतियों के बाद। भाई 250-300 क्वेश्चन लगा दी, अब मेरे मॉक में को गलती हो ही नहीं रही वॉइस की। मैं नरेशन पढ़ा, 2-3-4-5 गलतियों बाद मैं पूरा नरेशन 250-300 क्वेश्चन खत्म कर डाले पिनाकल पूरे प्रीवियस ईयर के। मेरा अब मॉक में वॉइस नरेशन गलती नहीं हो रहा। अब फिर मैं नाउन पढ़ना चालू किया, नाउन के इतनी मजा आई नाउन पढ़ के, वाकई मुझे मैथ पढ़ने में मजा आती थी। जब से मैंने इंग्लिश तरुण ग्रोवर सर से पढ़ना चालू करी है, मुझे मैथ से ज़्यादा मजा इंग्लिश में आ रही है लिटरली। तो ग्रामर में क्या है, ग्रामर में अपने पास नाउन बचा हुआ था, प्रैक्टिस नाउन कर लिया था और प्रैक्टिस उसी कर ली थी। अपने पास प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, इतने चीज़ बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट 40 से 50 दिन ही लगेगा मुझे इसे कंप्लीट करने में। इसके बाद मैं डेली क्या करूँगा, मैं डेली सिर्फ मॉक दूंगा, प्री वाईक्यूज करूँगा और वेरी डीप एनालिसिस। वेरी डीप एनालिसिस का मतलब मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ गलत क्वेश्चंस नहीं, सही क्वेश्चंस को भी देखना है अपने को, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ वोकेबलरी, वोकेबलरी की ये 3 बुक्स फेमस है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर एक एक करके दिख भी रही होगी। ये हो गई समुद्र मंथन हो गई, एक ये वाले सर की हो गई, और एक हो गई ब्लैक बुक। मैंने क्या किया, मैंने ब्लैक बुक से ही पढ़ा है क्योंकि मुझे वो बहुत सही लगती, इरेलीवेंट नहीं लगती, पूरी पूरी रेलिवेंट लगती है। तो ब्लैक बुक में मेरे पास क्या है कि मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने 1344 है, लेकिन मैंने भी 1060 मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। टॉप 100 सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, फिर अगर साइनोज हो गए 1163 हो गए, फिर टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड साइनोज हो गए, फिर ऑल एंटोज हो गए, फिर टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोज हो गए। टोटल अपने पास 2678 है। मैं कह रहा भाई 3000 हो गए, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा, अभी मैं डेली 20-20 याद कर रहा हूँ, कुछ दिनों में डेली 25-25 याद करूंगा, फिर 35-35, फिर 40-40, ऑलमोस्ट विद इन 90 डेज ये पूरे के पूरे समाप्त हो जाएंगे। फिर अगर मैं बात करता हूँ ईडीएम फ्रेजेस की, तो वही है कि 1991 हैं, जिसमें 200 मोस्ट रिपीटेड वाले हैं, टोटल 79 पेजेस हैं। आज मैं 1 पेज याद कर रहा हूँ, कल मैं 1.5 पेज याद करूँगा, परसों मैं 2 पेज याद करूँगा। ऐसे करते करते ना ही बर्डन पड़ेगा ना ही कुछ होगा, ऑलमोस्ट 60 डेज में पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे ईडीएम फ्रेजेस। अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाएगा। और मैं भी आपसे ये कह रहा, आज बहुत बड़ा टारगेट मत लेना कि भाई मैं 4 पेज याद करूँगा, आज मैं पूरा ए पूरा याद कर डालूंगा, कल मैं पूरा बी याद कर डालूंगा। मत करना। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे, उसका कोई मतलब नहीं। मेरे कई सारे दोस्त हैं, 2 दिन बहुत तगड़ा पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़े रहेंगे, 2 दिन बहुत तगड़ा पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़े रहेंगे। आपका ओवरऑल 5 दिन में आप सिर्फ 2 ही दिन पढ़ रहे हो, भाई क्या कर रहे हो हैं। 40% ही सिर्फ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब बर्बाद है। मैं भी पहले यही करता था, मैंने यही सब सुधारने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर OWS की बात करते हैं, 1 मिनट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। 2023 हैं, 200 वो वाले हैं, 76 पेजेस हैं, ठीक है। 1 पेज अभी याद करा, 1.5 पेज बाद में याद करा, 2 पेज बाद में याद करने लगे। ऑलमोस्ट 50 to 60 डेज में निपट गया, खत्म, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत हो मत कर देना, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में पैराजम्पल्स होता है, क्लोज टेस्ट होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये सब मैं अपने प्यारे तरुण ग्रोवर सर पे निर्भर हूँ, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि भाई इनका पढ़ाने का तरीका बहुत सही है। क्योंकि देखो इनके काम बहुत ज़्यादा वो नहीं, कुछ चीज़ रटने वाली होती है, कुछ चीज़ समझने वाली होती है, कुछ चीज़ रटो, कुछ चीज़ समझो, ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। लगता है कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, सब हो जाएगा, बहुत सही से हो जाता है। और इनके अभी इन्होंने क्या करा है तरुण ग्रोवर सर ने, आप जिस तरह दिख भी रहा होगा आपको, इन्होंने कुछ फ्री क्लासेस पढ़ाना चालू करी जो कि डेली हो रही है यूट्यूब पर पे। तो मैं उनसे पढ़ रहा हूँ। अभी इस टाइम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ दिन मैं उसको पढ़ना चालू कर दूंगा, जो कि बहुत सही मुझे लगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि मेरा दर्द, आपका दर्द, हम सबका दर्द है, जिसको हम पढ़ेंगे हमारे आपके सबके प्यारे परमार सर से, जिसमें अपने पास पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस। साइंस के अंदर अपने पास पहले से 3 टॉपिक होते हैं, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिर स्ट्रेटेजी की। अगर मैं इसको एक टॉपिक मान भी लेता हूँ, तब भी मेरे पढ़ने को 6 टॉपिक हैं। हाँ हाँ भैया 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 मान ली, करंट अफेयर्स भी है, बिल्कुल है। लेकिन करंट अफेयर्स को मैं अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का क्या सीन है। करंट अफेयर्स SSC करंट पूछ ही नहीं रहा, पास्ट पूछ रहा, 2021 के हो गए, 2022 के हो गए, कहाँ से पढ़ने उसे। माइंड तो लिमिटेड ही है ना, अपने को वो भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कहाँ से तक कर पाएंगे। तो इसलिए अभी मैं करंट अफेयर छोड़ रहा हूँ, बाद में हो सकता है मैं पढ़ूँ। ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ने जाओ, आप ताना मारने लग जाओ, पढ़ते हो ना, ऐसा नहीं है। हो सकता है बाद में पढ़ूँ, अभी नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे 90 डेज लगने चाहिए, क्योंकि मुझे पिनाकल भी कंप्लीट करना है। और फिर इन वाले सर से मैं 500 क्वेश्चन वाली एक PDF भी सॉल्व करना चाहता हूँ। और वही है ना कि PYQ सीरीज हर बार परमा सर की आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। तो मैं वो PYQ सीरीज भी कंप्लीट करूँगा। इसके बाद नेटो सीरीज, जो कि प्री और मेंस के बीच में होगी, तो वो कंप्लीट करने के बाद अगर बात करते हैं अपन कंप्यूटर, कंप्यूटर अपन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ेंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी अपन लास्ट में डेली आधे घंटे टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग में अभी मेरी स्पीड 20 से 22 वर्ड पर मिनट आ रही है, डेली 30 मिनट टाइपिंग करूंगा, तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, अच्छा खासा टाइम निकल जाना चाहिए टाइपिंग के लिए, जिससे अच्छा खासा मिल जाना चाहिए आउटपुट। तो इसलिए एट द एंड मैं आपसे कुछ वो लाइंस करना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है आपको पसंद आए, कि द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट।
है ना, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मार कठिन कायर पुरुष को लगता है, बलवान को नहीं लगता। हर कठिनाई को रौंद कर आगे बढ़ो। ये प्रेमानंद जी की लाइन है, जिन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा अपना आइडियल मानता हूँ, काफ़ी ज़्यादा। खैर ये रावण की लाइन है, रावण की एक लाइन है जो मुझे पसंद है। खैर मैं मानता मैं अपने प्रभु श्री राम को ही हूँ, बहुत ज़्यादा उनका परम भक्त हूँ, कि वीर पुरुष एक बार कोई कदम उठा ले तो पीछे हटने से वीरता को दाग लगता है। तो पीछे नहीं हटना। अब ये लड़ाई अपने आप से है कि भैया अब एसएससी तरफ आगे बढ़े हैं तो अब इसको रौंद के ही आगे निकलना है, अब पीछे नहीं हट सकते, अब इस पे ही बढ़ना है आगे। तो फिर अगर पेन होगा तो आपको सबसे यही कहना है कि वेलकम टू द पेन जोन, क्योंकि पेन जोन ही वो जगह है जहां पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, पेन जोन आएगा, चीज़ों को पाओगे, वरना सब रह जाओगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक होगा तब तक आपको यही लगता है कि भाई कैसे होगा। लाइक जब तक मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था, जब तक मेरा प्री की लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता, मुझे लगता था भाई कैसे होता है, कैसे लोगों को नाम आता है, कैसे क्या होता है। अब जब आ गया था मुझे लगा हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। वही है कि जब तक आप मेंस नहीं दोगे तब तक आप नहीं समझोगे भाई मेंस होती क्या चीज़ है। होता सेम पेपर हो रहा, सब कुछ हो रहा, लेकिन वो जो प्राउड फीलिंग आती है ना, लाइक हाँ भाई मैं प्री क्लियर करके आया हूँ, हाँ भाई मैं मेंस में बैठा हूँ। वहाँ पर जो बंदे घूम रहे थे, वो बंदे ने एक बात बोली थी कि आप में से कोई भी एक सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि इस बार का प्री जिसने क्लियर करा है वो सामान्य नहीं हो सकता है। तो वही सबसे बड़ी बात मुझे लगी। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना कि भाई सुन, 6 महीने की सच्ची मेहनत तेरी पूरी लाइफ बदल देगी। लॉक इन कर और दिखा दे। भाई लॉक करते हैं खुद को, गायब हो जाते हैं, दिख नहीं रहे कहाँ कैसा क्या है, और फिर बस दिखा देते हैं। ठीक है, आज से अपन आगे बढ़ते हैं। जो जो इंसान इस बार रह गया है, मैं सही कह रहा, एसएससी ने इस बार घायल करके छोड़ दिया है। घायल शेर है, आगे बढ़ेंगे और फिर दिखाते हैं क्या होता है, क्योंकि घायल शेर की सांसें, उसकी दाढ़ ज़्यादा खतरनाक होती हैं। एसएससी ने घायल किया और छोड़ दिया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब भुगते दिखाते हैं।